नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज जो हम आरओ एग्जाम और यूपी पीसीएस 2024 के लिए जो हिस्ट्री को क्विक रिवीजन के तौर पर जीएस पॉइंटर देख रहे थे, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज जो हमारी हेडिंग है वो है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है। अभी 2023 2022 का अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स देखेंगे तो उसमें इसका क्वेश्चन आ रखा था, इससे रिलेटेड कोई एक नाम आ रखा था। तो पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में ही की थी, जब त्रिपुरा अधिवेशन में संकट आने के बाद किया था। INA दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना की थी किसने? मोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी, याद रखिएगा। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इसको हैंडल किया था, तो आगे उनके हाथों में आ गया था। INA मानसिक पुत्र था किसका? ये देखिए, शायद यही वाला क्वेश्चन आया था, मुझे ध्यान आ रहा है कि ज्ञानी, हाँ, ज्ञानी प्रीतम सिंह तथा मेजर आईवाची फुजीवारा। ये आपका वो जापानी नाम है। अब है, ये तो ब्लर हो गया, कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA की स्थापना की थी कब? 1942 में की गई थी। आजाद हिंद फौज की प्रथम सेनापति कौन थे? मोहन सिंह थे। मोहन सिंह ने ही, कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस को इसकी कमांड संभाली थी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 को। वर्ष 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी, तत्कालीन मलय में, मतलब कि वहां पर आई थी। सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन की सक्रिय सहयोग दिया था, रास बिहारी बोस ने दिया था। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय स्थित है कहाँ? रंगून में था। फिर है रशीद अली, एक मिनट रुकिएगा। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ था? रंगून, यानी कि वर्तमान में बर्मा में था, मतलब कि म्यांमार में था। राशिद अली राशिद अली शहनवाज, PK सहगल तथा BC दत्त में से वह व्यक्ति जो आजाद हिंद फौज INA से नहीं जुड़ा था वो थे BC दत्त, जो थे वो नहीं जुड़े थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा है। वह व्यक्ति जो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े INA आंदोलन के साथ ही जुड़े रहे वो थे शीलभद्र याजी। द फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, ये थोड़ा याद रखिएगा। द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? उसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। सुभाष चंद्र बोस ने देश नायक कहा था रविंद्रनाथ टैगोर को, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। देश नायक किसे कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर को। और महात्मा गांधी को महात्मा भी इन्होंने ही बोला था। अब जय हिंद नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसमें मिस करेंगे, याद रखिएगा। जय हिंद नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था, स्वराज द्वीप दिया था। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे, ये भी क्रांतिकारी दल से जुड़े हुए थे, इनके बारे में भी हम लोग ने पढ़ चुके हैं। आजाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर 1945 को। आजाद हिंद फौज का वह सैनिक जिसको 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था वह था राशिद अली। गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल, मोहन सिंह, शाहनवाज में से आजाद हिंद फौज का वह अधिकारी जिसने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था वह था मोहन सिंह ने सामना नहीं किया था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। वर्ष 1945 ईस्वी में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किसने की थी? भूला भाई देसाई ने की थी, ये थोड़ा याद रखिएगा। कई बार कई परीक्षाओं में आ चुका है, जैसे कि विभिन्न प्रकार की कर्मचारी आयोग की परीक्षाओं में भी आ चुका है और उच्च आयोग में भी आ चुका है, तो ये प्रश्न याद रखिएगा।
आईएनएस के अधिकारी पर मुकदमा चलाया था, लाल किला पर चलाया था दिल्ली में। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारी के रूप में। वर्ष 1945 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी भूला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू में से नहीं की थी। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां जो है वो दिल्ली मुकदमा नहीं किया था, बल्कि अध्यक्षता किसने की थी? सर भूला देसाई साहब ने की थी, याद रखिएगा। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। वर्ष 1945 ईस्वी की घटना थी। क्या क्या घटना थी? पहले वेवेल आयोजित जाता है, फिर शिमला सम्मेलन होता है, आजाद हिंद फौज का मुकदमा चलता है। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक में भारत में गांधीवादी, फांसीवादी और साम्राज्यवादी विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। जवाहरलाल नेहरू सक्षम हुए थे। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और यूपी से संबंधित इलाहाबाद का है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब है कैबिनेट मिशन योजना 1946, या देख लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी सर पी लॉरेंस द्वारा की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था किसने? कैबिनेट मिशन ने। त्रिस्तरीय शासन, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। त्रिस्तरीय शासन से मतलब ग्राम स्वराज की भी बात इसमें हो सकती है, तो इसकी बात किसने? कैबिनेट की, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1946 ईस्वी में कैबिनेट 3 कैबिनेट से गठित हुआ था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए वी अलेक्जेंडर, सर स्टीफन क्रिप्सन तथा एक मिनट रुकिएगा, लॉर्ड एमरी में से इसके सदस्य नहीं थे, लॉर्ड एमरी नहीं थे, याद रखिएगा। इसका प्रस्ताव मई में आया था, इसका प्रस्ताव मई में आया था, और अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आशंका थी। पंक्ति क्या हुआ? इसका प्रस्ताव मई में आया था। इसने अभी भी भारत के विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षाएं थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलाकर बने एक नए संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण संबंधित तक इससे कैबिनेट मिशन के बारे में था। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन आए, आप कुछ टॉपिक एकदम क्लियर करिए। कैबिनेट मिशन में क्या बोला गया था, वेवेल योजना में क्या बोला गया था, और ये दोनों आप एकदम क्लियर रखिएगा, इसमें क्या क्या बोला गया था, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट। एक क्रिप्स मिशन आता है जो 1942 में, उसको भी ध्यान रखिएगा। अब है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में प्रांतीय समूहकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति तथा संविधान निर्माता के अधिकार में से नहीं था पाकिस्तान की स्वीकृति। यानी कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं की गई थी। वह जिसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसने वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे, वो थे कैबिनेट मिशन में। तो कैबिनेट मिशन में ये बोला गया था कि अब से भारत में जो भी, मतलब एक प्रकार का डोमिनियन स्टेट देने की बात कर रहे थे कि आप कुछ भी करिए, डोमिनियन स्टेट एक प्रकार से हमसे ले लीजिए और भारत की स्वतंत्रता की बात भूल जाइए। कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन उसमें सारे का जो आप आंतरिक कार्य होंगे, व्यापार, वाणिज्य, ये सब किससे संबंधित कर दिया था? ये सब कर दिया था, उसमें आप देखेंगे कि कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कर दिया था। अब कैबिनेट मिशन के संदर्भ में सही है, इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी। कैसे? संघ की एक सरकार होगी, फिर उसमें देखेंगे कहते हैं वो भी होगा
कैबिनेट भी होगा उसमें, इस तरह की बात हुई थी। और इससे पहले आप देखेंगे, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि त्रिस्तरीय सरकार की बात हुई थी, क्योंकि वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था त्रिस्तरीय सरकार का, जो कि कैबिनेट मिशन से ही संबंधित था। एक मिनट रुकिए, बता रहे हैं कहाँ पास था। चलिए अभी देख लेंगे, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते तो दिख जाएगा अपने आप। मैंने उसको मार्क किया हुआ था, ये देखिए कैबिनेट मिशन में ही था। मैंने कहा ना कैबिनेट मिशन में हम लोग ने पढ़ा, त्रिस्तरीय शासन के बारे में पढ़ा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न इससे बन सकता है पूरी तरह से। त्रिस्तरीय इस तरह क्यों बहुत ज़्यादा चर्चा में चलता है, आप जानते हैं, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, उसके बाद ग्राम पंचायत की बात आती है। अब कथन है कि 1946 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी, क्योंकि 1946 में गठित अंतरिम सरकार ने मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ था। तो दोनों बात सही है, लेकिन इसकी बात की व्याख्या सही नहीं कर रहा है, मतलब कि इन दोनों की जो कथन कारण की व्याख्या है वो सही नहीं हो रही है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद में से कांग्रेस का वह नेता जो कैबिनेट मिशन के पक्ष में पूरी तरह से था, वह था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी चाह रहे थे कि हम लोग थोड़ा डोमिनियन स्टेट या किसी तरह का एक दो हस्तक्षेप विदेशी सरकार के होने के बावजूद हम लोग अपने भारत को स्वीकृति कर लेते हैं, हम ही लोग संविधान बनाएंगे, हाँ, और इसमें पाकिस्तान भी विभाजित नहीं होगा। लेकिन अदर जो नेता थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, ये सब क्या चाह रहे थे कि नहीं, हम कैबिनेट मिशन की बात नहीं मानेंगे, हमको पूर्ण राज्य चाहिए, हमें कोई भी हस्तक्षेप हमारे भारतीय समाज में या भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारत देश में कोई भी हस्तक्षेप हमें अंग्रेजों का नहीं चाहिए था। तो वो ही कह रहे थे। अब आगे देखते हैं। वह वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी, वो थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद को आप जानते हैं, इन्होंने कहते हैं स्वराज की बात भी कही थी, साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। हाँ, जब क्रिप्स मिशन आया था उस वक्त तो कौन बात कर रहा था भारत की तरफ से? भारत की तरफ से बात कर रहे थे अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू बात कर रहे थे। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। लगभग ही 6 वर्ष तक थे, आपको ध्यान होना चाहिए। अब आ रहा है संविधान सभा 1946 के बारे में। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने किया था? वो हुआ था आप स्वराज पार्टी, जब 1934 में गठित हुई थी, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी 1946 से देखने को मिलता है। अब है संविधान सभा जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण किया, का गठन किया गया था कब? कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था संविधान सभा का, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान में ही बोला गया था कि एक संविधान सभा होगी, उस संविधान सभा में सभी लोग भारतीय होंगे, और वो जो संविधान रचा जाएगा वह भारतीयों के द्वारा रचा जाएगा, ऐसी बातें उसमें की गई थी। इस कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत में आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या अनुपात क्या था? 10 लाख। 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी। अब संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा इसके पहले अस्थायी सदस्य थे। फिर 11 दिसंबर की बात आएगी तो राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। तो ये देखिए आ गया ना, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? कहते राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय उपनिवेश के लिए संप्रभुता संपन्न प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि इससे पहले 9 दिसंबर को ही आप देखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा साहब भी थे। 1946 ईस्वी में 1946 ईस्वी में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की निर्वाचन सभा चुनी गई थी। सच्चिदानंद जुड़े थे किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। ब्रिटिश युग के केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला किसने? जीवी मावलंकर ने संभाला था, ये बात ध्यान रखिएगा।
अब है अंतरिम सरकार का गठन 1946 में, उसको देखने जा रहे हैं। अभी अंतरिम सरकार का गठन होता है, फिर जब 1952 में जब पहला इलेक्शन होता है तो वो अंतरिम सरकार हट जाती है। अब है कि 1996 में गठित, एक मिनट इसको और साइड कर लेते हैं। 1996 में गठित कैबिनेट की अध्यक्षता की थी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किसने किया था? कब हुआ था? सितंबर 1946 में हुआ था। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। उस समय बहुत इंपॉर्टेंट था। आज भले इसकी अहमियत कहते भारत की जीडीपी में कम हो रही है दिन ब दिन, लेकिन जब कोरोना काल में देखा गया था कि यही सेक्टर था जो सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा था। साथ ही साथ आजादी के समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर था एक भारत के आर्थिक विकास का। अब आगे देखते हैं। राष्ट्रीय अंतिम सरकार में रियासतों का विभाग दिया गया था किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था सभी रियासतों का विभाग। 2 दिसंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य देखते थे कौन? आसफ अली जो थे वो रेल मंत्रालय का कार्य देखते थे। जब 1946 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया वो कौन सा था? वह वित्त विभाग था। यह इंपॉर्टेंट है कि लियाकत अली खां को कौन सा विभाग दिया गया था? वित्त विभाग दिया गया था। वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? जगजीवन राम जी को सौंपा गया था। ये भी ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अहिल जाहिर तथा बी आर अम्बेडकर में से अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे कौन? बी आर अम्बेडकर अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, बल्कि यह आप देखेंगे संविधान निर्माती सभा में थे। जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खां, अबुल कलाम आजाद तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में से 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री में कौन नहीं थे? लियाकत अली खान नहीं थे। जब मुस्लिम लीग आया था तो इनको सम्मिलित करके इनको वित्त विभाग दिया गया था। और अबुल कलाम आजाद जो मतलब कि कोई मतलब मंत्री के पद पे ये कोई नहीं थे। अब इसके आगे देखते हैं। नोट, 2 सितंबर 1946 ईस्वी को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे। लियाकत अली सहित सदस्य तो 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को सरकार में मंत्री बनाए गए थे। वर्ष 1946 ईस्वी में चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई। कहाँ बनाई थी मुस्लिम लीग ने? वो बंगाल में बनाई थी, क्योंकि बंगाल में इनका काफी ज्यादा प्रभुत्व भी था। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु तिथि सुनिश्चित की थी 16 अगस्त 1946। देखिए सबको 16 अगस्त तो याद हो जाता है 15 अगस्त से रिलेटेड करके, लेकिन सन नहीं याद होता। सन 1 वर्ष पहले है आज़ादी के हमारे। सीधी कार्रवाई दिवस, इस दिन मुसलमानों के द्वारा जो जिन्ना ने कार्रवाई की थी, इस वजह से भारत और पाकिस्तान के विभाजन, साथ ही साथ सांप्रदायिक दंगे आदि काफी ज्यादा बढ़ गए थे। तो याद रखिएगा वो 16 अगस्त 1946 था, ना कि 47। अब हम देखने जा रहे हैं भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता देखने जा रहे हैं। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, उस समय यूके में जिस पार्टी की सत्ता थी वो थी लेबर पार्टी की सत्ता थी। किसकी थी? लेबर पार्टी की सत्ता यूएस में थी जिस वक्त भारत को आज़ादी मिली थी। और इसने ही घोषणा की थी कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर हमारी सरकार बनती है तो हम अपने सारे उपनिवेश जो हैं हमारे जहाँ जिस देश में, उसको समाप्त कर देंगे। तो केवल भारत ही उस वक्त आज़ाद नहीं होता, चीन भी आज़ाद हुआ था, ताइवान आज़ाद हुआ था, केन्या आज़ाद हुआ था, श्रीलंका आज़ाद हुए थे, नेपाल आज़ाद हुआ था, कई देश आज़ाद हुए थे। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट इटली था। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 ईस्वी में भारत छोड़ो की घोषणा की थी, फरवरी 1947 में की थी। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आया था। यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष अहमियत के साथ भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन की और सत्ता के हस्तांतरण की।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कब? जून जुलाई 1946 को पारित किया गया था। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा की थी कब? 3 जून 1947 को की थी। अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी क्योंकि अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्बल हो चुके थे। ये बात तो सही है, और साथ ही साथ देखा जाए इसकी व्याख्या भी सही हो रही है। इसमें और भी बात जोड़ी जा सकती है कि लेबर पार्टी ने बोला था कि हम स्वतंत्र कर देंगे सभी को। अब है स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुत्ता नहीं थी। सॉरी, एक मिनट रुकिएगा, इसको रफ कर दें। स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुत्व बनी रही क्योंकि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के संप्रभु संपन्न शासक ने की थी। तो ये गलत है, परंतु आर सही है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद गवर्नर जनरल माउंटबेटन को ही देखेंगे। उसके बाद जो हमारे नए गवर्नर आए थे जिन्हें राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाने लगा था। अब है भारतीय स्वाधीनता विधेयक में राज्य की स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज थी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की। बाल्कन प्लान किससे संबंधित है? भारत की आज़ादी से संबंधित है। किसके दिमाग में ये सोच आया था? माउंटबेटन के दिमाग में आया था। वर्ष 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमति हुई थी क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगे को बचाना चाहते थे। यानी काफी ज्यादा खून खराबा हो रहा था। आपने देखा होगा जब गदर मूवी, तो उसमें इस चीज का आपको देखने को मिल जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया था क्योंकि वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। तो ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनके सिद्धांत को माना नहीं था, लेकिन मजबूरी में आजाद करना पड़ा था। तो पहला सही है, लेकिन ये आर गलत है। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में महात्मा गांधी ने माउंटबेटन की ब्लर हो रहा है, एक मिनट रुकिए। एक मिनट। भारत के सुझाव था कि वह ये सुझाव था कि वे जिन्ना की सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। वह तब की गांधी जी चाह रहे थे कि ये जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। रेडक्लिफ समिति नियुक्त की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा के निर्धारण के लिए। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 ईस्वी में नियुक्त सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रेडक्लिफ थे। भारत के विभाजन को टालने का अंतरिम अवसर समाप्त हो गया था। कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही उसके बाद 15 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस ने के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आचार्य जेबी कृपलानी ने की थी। नई दिल्ली में वर्ष 1947 ईस्वी में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी तथा अबुल कलाम आजाद में से विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। अबुल कलाम आजाद ने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। वर्ष 1947 ईस्वी में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने पर राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्थन के रूप में लिया था। डॉक्टर किचलू ने लिया था। देखिए, जो वर्तमान में आप जो भी दो देशों के बीच लड़ाई देख रहे होंगे, चाहे ईरान का इराक से हो रहा हो, चाहे इजराइल का फिलिस्तीनियों से हो रहा हो, नेपाल का भारत और कहते हैं भारत के साथ तो नहीं होता, चाइना के साथ हो रहा हो, म्यांमार का जो है, चाइना की जो अपनी अलग नीति है, ये सब किसकी देन है? ये सब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की देन है। जिस देश को ब्रिटेन ने अपना वो कॉलोनियन बना के रखा था, उपनिवेश बना के रखा था, वहाँ सब जगह जब वो जाने लगे तो फूट डाल के गए हैं, देशों का बंटवारा करके गए हैं। ये ध्यान रखिएगा। वर्ष 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने की थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 14 से 15 जून 1947 में संपन्न हुए
संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था अबुल कलाम खान अब्दुल गफ्फार खान ने। 14 से 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में सत्ता में ग्रहण किया था संविधान सभा द्वारा। 14 से 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि केंद्र असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन गाया सुचिता कृपलानी ने गाया था। ये ध्यान रखिएगा, सुचिता कृपलानी ने गाया था। यही सुचिता कृपलानी थी जो उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री भी बनी थी। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी किसने? गवर्नर जनरल ने की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचार्य था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे कौन? राजगोपालाचार्य। भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचार्य थे। उसके बाद गवर्नर जनरल का पद ही खत्म कर दिया गया था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? बी आर अम्बेडकर। विधि मंत्री मतलब ये जो कानून मंत्री के रूप में कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्ति को सही क्रम है राजेंद्र प्रसाद आए थे, एस राधाकृष्णन आए थे, जाकिर हुसैन आए थे, वीवी गिरी आए थे। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन समिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विविधता किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने किया था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। माउंटबेटन योजना जून 1947 ने लोक निर्णय समिति थी किसमें? इसकी थी वो आप देखेंगे सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमांत आदि थी। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? उस समय थे जेबी कृपलानी थे। अब उसके आगे देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 ईस्वी की मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी ने की थी। अगस्त 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे। महात्मा गांधी कहीं भी नहीं थे। ये बंगाल में जो वो हो रहा था संतोष फैला था, लोग कत्लेआम कर रहे थे, वहां पास थे उस वक्त। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। यह कथन किसका था? आर कॉपलैंड का था। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। किसने कहा था? आर कॉपलैंड ने कहा था। ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। कहा था किसने? के एम पंजीकरण ने कहा था। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का राजा कौन था? जॉर्ज 6 था। तो चलिए अब कल के वीडियो में हम जो देखेंगे वो देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास से। चलिए धन्यवाद।